हेलो स्टूडेंट्स, जौनपुर बायोलॉजी जोन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, नीट, एलटी और भी जितने अन्य महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए आज पूरी फेरा संघ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लाए हैं, जो कि पूर्व में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसका वर्णन भी पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्कान नाल प्रणाली पाई जाती है। ए ग्रेंटिया में, बी स्काइफा में, सी ल्यूकोसोलिनिया में और डी स्पांजिला में। तो जो स्कान नाल प्रणाली होती है वो पाई जाती है ल्यूकोसोलिनिया में। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो नाल प्रणाली होती है यानी कैनाल सिस्टम, तो नाल प्रणाली की उपस्थिति स्पंजों का विशेष लक्षण है। स्पंजों की जो देह भित्ति होती है यानी बॉडी वाल, उसमें नाल प्रणाली पाई जाती है। यह कई प्रकार की होती है, जैसे स्कान, साइकान, ल्यूकान इत्यादि। इनमें स्कान सबसे सरल प्रकार की प्रणाली है। यह ल्यूकोसोलिनिया नामक स्पंज में पाई जाती है। साइकान प्रणाली स्काइफा यानी साइकान में, जबकि ल्यूकान प्रणाली स्पांजिला में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, साइकान में किस प्रकार का कैनाल तंत्र मिलता है? ए स्कान, बी साइकान, सी ल्यूकान, डी रेगान। तो मैंने आपको पहले ही बताया, साइकान में साइकान प्रकार का कैनाल तंत्र मिलता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइकान। यहाँ देखिए दिया है, साइकान नाल प्रणाली साइकान में पाई जाती है। इसका विकास मूलतः स्पंज की दीवार के तहों में वलित हो जाने के कारण होता है। वलन के कारण देह भित्ति सपाट न रहकर महीन नलिकाओं का रूप ले लेती है, जिन्हें अरीय नलिका यानी रेडियल कैनाल कहते हैं। यह बाहर की ओर बंद तथा भीतर की ओर एक बड़े छिद्र द्वारा स्पंज गुहा में खुलती है, जिसे एपोपाइल कहते हैं। अरीय नलिकाओं की दीवारों में पाए जाने वाले अस्थियों को प्रोसोपाइल कहा जाता है। कीप कोशिकाएं केवल अरीय नलिकाओं की दीवारों पर भीतर की ओर होती हैं, जिन्हें कसाभी नलिकाएं कहते हैं। केंद्रीय स्पंज गुहा के चारों ओर पिनेकोसाइट्स कोशिकाओं का स्तर होता है। अरीय नलिकाओं की दीवारों के परस्पर समेकन से इनके बीच के रिक्त स्थान भी गिरकर अंतर्वाही नलिकाओं यानी इनकरेंट कैनाल्स का रूप ले लेते हैं। ये स्पंज गुहा की ओर बंद परंतु शरीर की सतह पर खुली होती हैं। बाहरी जल पहले इन्हीं में आता है। यहाँ से जलधारा प्रोसोपाइल्स में से होकर कसाभी नलिकाओं में और फिर एपोपाइल्स द्वारा स्पंज गुहा में आकर आस्कुलम से बाहर निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकान में निषेचन होता है। ए बाह्य जल में, बी स्पंज गुहा के अंदर, सी देह की सतह पर और डी मेसेनकाइम के अंदर। तो साइकान में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वह मेसेनकाइम के अंदर होता है, यानी इंटरनली इन द मेसेनकाइम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है? ए साइकान, बी यू स्पंजिया, सी ग्लास स्पंज, डी क्लियोना। तो मोती उद्योग के लिए जो क्लियोना नामक पोरीफेरा होता है वह क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्लियोना क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, क्लियोना को सामान्यतः बोरिंग स्पंज के नाम से जाना जाता है। यह स्पंज ओइस्टर यानी मोती प्रदान करने वाला मोलस्क तथा मसेल खाद्य के रूप में प्रयुक्त की खोल में सुरंग या छिद्र बना देता है तथा इन्हें नष्ट कर देता है। एक बार फिर से वही चीज़ें यहाँ शामिल कर ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकान का पोला ब्लास्टुला है। ए स्टीरियोब्लास्टुला, बी सीलोब्लास्टुला, सी स्टोमोब्लास्टुला, डी एम्फीब्लास्टुला।
तो साइकान का जो पोलाब्लास्टुला होता है वह स्टोमोब्लास्टुला होता है। क्या होता है? स्टोमोब्लास्टुला। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है निषेचित अंड के बार बार विभाजन से ब्लास्टुला का विकास होता है। ब्लास्टुला की कोशिकाएं एक इपीथेलियल स्तर बनाती हैं जिन्हें ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। ब्लास्टुला के भीतर तरल द्रव से भरी गुहा ब्लास्टोसील कहलाती है। साइकान में स्टोमोब्लास्टुला यानी ब्लास्टुला का एक प्रकार पाया जाता है। स्टोमोब्लास्टुला एम्फीब्लास्टुला के विकास के समय बनी संरचना है जिसमें ब्लास्टुला खुलकर पार्श्व की कोशिकाओं को निगल जाता है। अगला क्वेश्चन है, लवणीय जल का स्पंज है। ए स्पॉन्जिला, बी ग्रांसिया, सी यूप्लेक्टेला, डी यू स्पंजिया। तो अलवणीय जल का जो स्पंज है वह स्पॉन्जिला है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए स्पॉन्जिला राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो अधिकांशतः जो स्पंज होते हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं और ताज़े जल या अलवणीय जल में बहुत कम ही स्पंज पाए जाते हैं। स्पॉन्जिला एक ऐसा ही स्पंज है जो अलवणीय जल में पाया जाता है। तो इसमें आपका स्पॉन्जिला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेलांचली जंतु पाए जाते हैं। ए स्वच्छ जल में, बी समुद्री जल में किनारों की ओर, सी गहरे समुद्र में, डी समुद्र की तली पर। तो जो लिटोरल फार्म ऑफ एनिमल्स होते हैं वो पाए जाते हैं समुद्री जल में किनारों की ओर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है समुद्री किनारों पर रहने वाले जंतुओं को बेलांचली जंतु यानी लिटोरल एनिमल्स कहते हैं। गहरे समुद्र में रहने वाले पिलेजिक तथा समुद्र की तली पर रहने वाले बेंथिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पंजों में कंटिकाएँ बनती हैं। ए रंध्र कोशिकाओं द्वारा, बी सपाट कोशिकाओं द्वारा, सी कंकजन कोशिकाओं द्वारा, डी संचयाणुओं द्वारा। तो स्पंजों में जो कंटिकाएँ बनती हैं वो स्क्लेरोब्लास्ट्स यानी कंकजन कोशिकाओं द्वारा बनती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ दिया है कंकजन यानी स्क्लेरोब्लास्ट, ये कंटिकाओं का निर्माण इनमें होता है। जो थीसोसाइट्स होती हैं यानी संचयाणु खाद्य पदार्थों का संग्रह होता है। जो आर्कियोसाइट्स होता है टोटिपोटेंट कोशिकाएं जो किसी भी दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती हैं उसका निर्माण होता है। और जो ट्रोफोसाइट्स होता है भोजन प्रदान करना, और क्रोमोसाइट्स उत्सर्जी पदार्थ तथा रंगा पदार्थ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोसोलोनिया के देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं। ए पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोएनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, बी पिनेकोसाइट्स, कोएनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, नेफ्रोसाइट्स, सी कोएनोसाइट्स तंत्र कोशिकाएं, अमीबोसाइट्स, नेफ्रोसाइट्स, डी कोएनोसाइट्स, पोरोसाइट्स, नेफ्रोसाइट्स, अमीबोसाइट्स। तो ल्यूकोसोलोनिया की देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोएनोसाइट्स और अमीबोसाइट्स। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है ल्यूकोसोलोनिया पोरीफेरा संघ का एक समुद्री स्पंज है। इसकी देह भित्ति दो परतों की बनी होती है। बाहरी परत एपिडर्मिस जिसे पिनेकोडर्म भी बोलते हैं, जिसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं, इन्हें पिनेकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। भीतरी परत एंडोडर्मिस है जिसकी कोशिकाओं को कोएनोसाइट्स कहा जाता है। बाहरी और भीतरी परत के मध्य जेल के रूप में मौजूद पदार्थ मीसोग्लिया कहलाता है, जिसमें अनियमित आकार की कोशिकाएं अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं। देह भित्ति में उपस्थित छिद्रों को घेरने वाली कोशिकाएं पोरोसाइट्स कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ल्यूकोसोलोनिया किस वर्ग का है? ए कैलकेरिया, बी हेक्सएक्टिनेलिडा, सी डीमोस्पॉन्जिया और डी होमोसिला। तो ल्यूकोसोलोनिया कैलकेरिया वर्ग का है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए कैलकेरिया क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है ल्यूकोसोलोनिया संघ पोरीफेरा के वर्ग कैलकेरिया का सदस्य है। इस वर्ग का प्रमुख लक्षण कंकाल कंटिकाओं का पाया जाना, और ये कंकाल कंटिकाएं क्या होती हैं? बड़ी होती हैं और कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं।
अगला क्वेश्चन है मेटाजोआ प्राणियों का उद्भव जिस एक स्टॉक से हुआ है उसे कहते हैं। ए एक वंशोद्भव उद्भव, बी द्विवंशोद्भव उद्भव, सी बहुवंशोद्भव उद्भव और डी अनवंशोद्भव उद्भव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक वंशोद्भव उद्भव। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है प्रोटोजोआ से मेटाजोआ के उद्भव के संदर्भ में 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। कॉलोनियल सिद्धांत, सीसेंशियल सिद्धांत, बहुवंशोद्भव सिद्धांत। इसमें कॉलोनियल सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है, जिसमें एक वंशीय उद्भव को आधार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है जानवर जो समुद्र के तल में रहता है यह कहलाता है। ए लेंटिक, बी बेंथिक, सी लोटिक और डी पेलेजिक। तो जो जानवर समुद्र के तल पर रहता है उसे हम बेंथिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंथिक, यानी नितल अस्थ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है बेंथिक ये समुद्र के तल पर रहने वाले जंतु होते हैं, लोटिक बहते हुए ताजे जल में रहने वाले जंतु होते हैं, लेंटिक स्थिर जलाशयों में रहने वाले जंतु होते हैं और जो पेलेजिक होते हैं वो समुद्री जल में स्वतंत्र रूप से रहने वाले जंतु होते हैं। अगला क्वेश्चन है जंतुओं के एबाइसल रूप पाए जाते हैं। ए गहरे समुद्र में, बी समुद्र के अंधकार युक्त भागों में, सी समुद्र के उन भागों में जहाँ जल स्थिर तथा शांत होता है, डी समुद्र जहाँ उपरोक्त सभी परिस्थितियाँ होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जंतुओं के जो एबाइलस रूप पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं गहरे समुद्र में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए गहरे समुद्र में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाथ स्पंज है। ए यूप्लेक्टेला, बी गोर्गोनिया, सी यू स्पंजिया, डी वेलेला। तो बाथ स्पंज बोला जाता है यू स्पंजिया को। किसे? यू स्पंजिया को। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है यू स्पंजिया का साधारण नाम बाथ स्पंज है। इसका कंकाल दृढ़ श्रृंगी हार्नी स्पंजी तंतुओं का बना होता है। कंकाल का रंग उड़ाकर सुखा लिया जाता है तथा उसे स्नान के कार्यों में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन संचय करती हैं? ए पिनाइकोसाइट्स, बी कोइनोसाइट्स, सी ट्रोफोसाइट्स और डी थीसोसाइट्स। तो स्पंजों में जो भोजन संचय करने वाली कोशिकाएं होती हैं उन्हें थीसोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीसोसाइट्स। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्पंज में पुनर्जनन की असाधारण क्षमता न केवल क्षतिग्रस्त या खोए हुए हिस्सों की बहाली से प्रकट होती है बल्कि टुकड़ों या एकल कोशिकाओं से एक वयस्क का पूर्ण विकास भी हो सकता है। स्पंज के पुनर्जनन में आर्कियोसाइट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कोशिकाएं स्पंज के मध्य स्तर यानी मीजोहिल लेयर में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है स्पंज में कसाव युक्त कोशिकाएं हैं। ए पिनाइकोसाइट्स, बी पोरोसाइट्स, सी कोइनोसाइट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्पंज में जो कसाव युक्त कोशिकाएं हैं वो कोइनोसाइट्स होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सिलिकामय कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका ए स्पंज द्वारा संश्लेषित किया जाता है, बी सहजीवी शैवालों द्वारा दिया जाता है, सी जीवाणुओं द्वारा आपूर्ति किया जाता है, डी स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है। तो सिलिकामय कंटिकाओं के निर्माण के लिए सिलिका स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है स्पंजों के देह भित्ति में मीजोफिल स्तर में स्थित स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं कंटिका का स्राव करती हैं। इसके निर्माण के लिए ये समुद्री जल द्वारा सिलिका को निष्कर्षित करती हैं। आगे है पैरागैस्ट्रिक कैविटी यानी गुहा का दूसरा नाम है। ए स्यूडोसील, बी सीलोम, सी स्पॉन्जोसील, डी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या गुहा। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम स्पॉन्जोसील है। क्या है? स्पॉन्जोसील। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है स्पंजों की केंद्रीय गुहा को स्पॉन्जोसील कहते हैं, इसी को पैरागैस्ट्रिक गुहा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं? ए सिलेंट्रेटा, बी टीनोफोरा, सी स्पंज, डी हेमीकार्डेटा। तो जो समुद्री अखरोट होते हैं
वो टीनोफोरा संघ में आते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर बी क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। देखिए, समुद्री अखरोट टीनोफोरा संघ के जंतुओं को कहते हैं। इन्हें काम्बजेली या समुद्री अखरोट भी कहते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर 8 अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल प्लेट से पाए जाते हैं। तो ये पोरीफेरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में आए थे और आगे भी इनके आने की पूरी संभावना है। इसका एक वीडियो मैंने और डाला था जिसमें पूरा विस्तार से उसका वर्णन हमने जो है आपको बताया था। तो आप मेरे इन वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।